हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज एक हम सिंपल टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ करंट फ्लो। ठीक है, ये सिंपल टॉपिक है लेकिन इसको समझने के लिए आपको एक प्री रिक्विजिट जरूरी है। सबसे पहली बात आपको समझनी चाहिए वो क्लास 11 का मैग्नेटिज्म आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक सिंपल सा है और इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा जो है मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। वो वाला वीडियो आपको ठीक से देखना होगा, आपको सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। इसमें मैथमेटिकल कुछ है नहीं, जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, उसी में कुछ वैल्यूज हमें पुट करनी होंगी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे प्री रिक्विजिट है लेकिन वो आपको मालूम है, कुछ क्लियर करने का जरूरत है नहीं। हमें बताया गया है कि मान लो ये कोई पेपर है। ठीक है, ये कोई पेपर है, इस पेपर पे हमने आयरन फिलिंग्स डाल के रखी है रैंडम मैनर में। ठीक है, ये कोई पेपर है, ये पेपर रहा, इस पे आयरन फिलिंग्स हमने रख दी है ऐसी रैंडम मैनर में। ठीक है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में हमने क्या किया, वो पेपर के नीचे, इस पेपर के नीचे एक बार मैग्नेट रख दिया। एक बार मैग्नेट रख दिया मतलब ऐसा मैग्नेट जिसके पास क्या हो, साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो। ठीक है, ये पेपर लिया, उस पे आयरन फिलिंग्स डाल दी, नीचे बार मैग्नेट रख दिया और थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, ऐसा इसको टिक कर दिया। टिक करने के बाद क्या होता है, ये आयरन फिलिंग्स, अभी ये आयरन फिलिंग्स के नीचे मैंने मैग्नेट रख दिया। मैग्नेट रखने के बाद ऐसे टिचकी मारती है, तो ये जो आयरन फिलिंग्स है उनका जो नेचर है वो ऐसा हो जाता है, वो उनके उनके इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये हमने 8 या 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ऐसे डेफिनेट तरीके से। और ये नीचे क्या है आपका, ये पेपर के नीचे बार मैग्नेट है। ठीक है, ये जो बार मैग्नेट है, ये पेपर रहा आपका, उसके पीछे है। ठीक है, इसको ऐसा बना, तो ये जो ठीक से अरेंज हो गई है आयरन फिलिंग्स, वो किसकी वजह से हुई? तो ये बार मैग्नेट की वजह से हुई। बार मैग्नेट ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। मैग्नेटिक फील्ड या कौन सी भी फील्ड का काम क्या होता है, फोर्स लगाना। तो फोर्स लगाया किसने, फील्ड ने। किन पे? ये मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन कौन सा मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल। तो उन पे फोर्स लगा के उनको सारों को इस तरह से एडजस्ट कर दिया। और फोर्स कैसे लगाती है, फोर्स जो होता है कोई भी, ये बॉडी है, फोर्स क्या करता है, उस बॉडी को अपने साथ में लेके जाना चाहता है। तो यहाँ पे भी वो मैग्नेटिक फील्ड इन आयरन फिलिंग्स पे फोर्स लगाएंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उन आयरन फिलिंग्स को अपने साथ में लेके जाने का प्रयास करेगी। तो उसी जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी, उस डायरेक्शन में ये आयरन फिलिंग्स क्या होगी, अरेंज हो जाएंगी। इतना हमें मालूम है, 8, 9 स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। तो एक बात ध्यान में रख लो, जो फील्ड है वो फील्ड कैसी प्रोड्यूस होती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस नहीं हो रही है। फील्ड कैसी प्रोड्यूस हुई देखो, ऐसी सर्कुलर में प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये एक बात हो गई। उसके बाद में क्लास 11 में आओ। क्लास 11 में एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में एक बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा है हमने, जो कि है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। थ्योरेटिकल टॉपिक है, हाइपोथेटिकल टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी तरह से यहाँ पे जो वर्ड लिखा है मैग्नेटिक लाइंस, ये मैग्नेटिक लाइंस मतलब क्या होती है, यही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और जैसे इस शुरू से बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म एकदम एनालॉगस है। जो फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनता है, उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनेगा मैग्नेटिज्म चैप्टर में। ठीक है, तो ये एनालॉगस है। अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ठीक से समझ में आ गया होगा 11th का, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, या फिर मैग्नेटिक लाइंस जो बोला है सिर्फ उनकी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, तीनों एक ही है, उनके प्रॉपर्टी के बिल्कुल सिमिलर होती है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज, खाली एक या दो प्रॉपर्टी को छोड़ के, वो कौन सी है मैं बताता हूँ। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए बताता हूँ। ये माइनस बोलते हैं, ये प्लस बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इन दोनों में के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, ठीक है, और निगेटिव चार्ज पे आती है। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव चार्ज पे आती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो कभी लूप नहीं बनाती, लूप नहीं बनाती।
इससे उल्टी प्रॉपर्टी किसकी है मालूम है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अगर आपने देखा हो, ये होता है हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के निगेटिव चार्ज पे आती है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से आके यहाँ पे जाती है। ठीक है, ये भी क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर और साउथ पोल के अंदर जाती है। ठीक, और अंदर के वक्त वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाती है। देखो फील्ड अगर बाहर होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आप बाहर से देख रहे हो तो आपको क्या होगा, क्या पता चलेगा कि नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल से अंदर आ रही है। और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो साउथ से लेके कहां तक जाती है, नॉर्थ तक। क्यों? क्योंकि लूप कंप्लीट करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, करेक्ट। दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास नहीं होती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट से पास हो जाती है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ दो प्रॉपर्टी को छोड़ के कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती है। देखो ये कंप्लीट लूप बन गया। ठीक है, दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में से पास नहीं होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट में से पास हो जाती है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। उसके बाद में जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट नहीं बनती है, सर्कुलर बनेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या पढ़ी हमने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनाने का काम कौन करता है, बार मैग्नेट करता है। बार मैग्नेट करता है, उसी तरह से करंट लूप भी प्रोड्यूस कर सकता है केवल मैग्नेटिक फील्ड लूप। हमने देखा है पिछले वीडियो में, हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट लूप। जेड एक्सिस पे एक पॉइंट लिया, पिछली डायग्राम, ये एक डायग्राम था, इसमें से करंट फ्लो कराया था। करेक्ट है, जेड एक्सिस पे एक पॉइंट लिया था पी बोल के, ये आर इतना डिस्टेंस था, ये कैपिटल आर जितना रेडियस था। इस तरह से हमने पिछली वीडियो में देखा है। क्या आया था फॉर्मूला, बी जेड या बी एक्सीएल जो कुछ हो, म्यू 0/4 पाई। करेक्ट है, नहीं, म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2। इस तरह से हमारा आंसर आया था। ठीक है, हमको इतना पता है कि मैग्नेटिक जो करंट है, करंट लूप में से जाने वाला, इस सर्कुलर लूप में से फ्लो होने वाला जो करंट है, वो उसके आजू बाजू में क्या करता है, प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जैसे बार मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, उसी तरह से अब ये करंट लूप भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह। तो करंट लूप के पास भी क्या होगा, दोनों पोल होंगे, एक होगा क्या, नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। और अभी हमने पढ़ा है इतना बड़ा मैग्नेट, इसके पास कितने पोल है, दो पोल है। इतना सा मैग्नेट, उसके पास भी कितने पोल होंगे, दो पोल। कभी भी मैग्नेट के पास एक पोल नहीं होगा, मोनोपोल हम मैग्नेट में बना नहीं सकते, ये भी हमको क्या है, मालूम है। ठीक है, ये सारा जो है ये प्री रिक्विजिट नॉलेज है जो आपको लगने वाला है इसको पढ़ने के लिए। ठीक, अभी हम पढ़ते हैं कि जो करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर करंट लूप क्या बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, और किस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही हमें पढ़ना है। बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए करंट लूप का पढ़ रहे हैं हमने क्या बोला, बार मैग्नेट को दो पोल होते हैं, उसी तरह से करंट लूप भी क्या करेगा, दो पोल प्रोड्यूस करेगा। मान लो ये कोई करंट लूप है, ठीक है, इसको करंट लूप मान लो, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अभी इसकी दो साइड से, ये जो है ये नॉलेज हमने मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वाले वीडियो में लेके रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखना। फिर भी रिविजन कर देते हैं। इस लूप में से कोई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो ऐसा, ठीक है। जब आपकी साइड से देखोगे तो आपको एक एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, लेकिन मैं जब इधर के साइड से देखूंगा तो मुझे कैसे लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, तो इधर के साइड से अगर आप जब देख रहे हो वहां से, तो आपको कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी इसकी वजह से इसमें से जाने वाला जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज तो हो रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसमें वापस राइट हैंड थंब रूल लगाओ। आपको बोला जाएगा, ठीक है, कि बुक में राइट हैंड थंब रूल गलत लगाया है, लेकिन वैसा है नहीं। बुक का जो राइट हैंड थंब रूल है वो एकदम सही है,
एकदम सही है, कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। देखो करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, अभी करंट कैसा है, कर्व है, अभी करंट कैसा है, कर्व है। तो हम क्या कर सकते हैं मालूम है, कर्व फिंगर को ही यूज करके करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। अब ये देखो करंट की डायरेक्शन में मैंने उंगली को ऐसे लपेटी, थंब अपना स्ट्रेच हो गया किधर के साइड, बाहर के साइड, ठीक है। तो ये जो बाहर की साइड वाली डायरेक्शन है ना, वो क्या हो गई, बाहर की साइड वाली डायरेक्शन किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की। और अभी हमने बाहर मैग्नेट पढ़ा, ये नॉर्थ पोल, सॉरी ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड बाहर कहां से निकलती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर कहां से निकलती है, नॉर्थ से। तो जब आपकी साइड से करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तब आप राइट हैंड थंब रूल लगा के बोल सकते हो कि इधर क्या है, फील्ड बाहर आ रही है। फील्ड बाहर कहां से आ रही है, नॉर्थ पोल से। तो आपकी साइड वाला, देखो इसको दो साइड है, ये पीछे की साइड है, ये आगे की साइड से। तो ये इतना पोर्शन में कौन सा पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, इतना पोर्शन में नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका पोर्शन में कौन सा पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ। लेकिन इसी को जैसे आपको इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मैं जब इधर से देखूंगा तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मैं क्लॉकवाइज के हिसाब से थंब रूल लगाऊंगा। चलो फिर मैं क्लॉकवाइज के हिसाब से थंब रूल लगाता हूं। मेरे को दिख रहा है क्लॉकवाइज, मुझे कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। इसमें जब मैं लगाऊंगा तो देखो वापस राइट हैंड थंब रूल, ये करंट कर्व है तो मैं फिंगर यूज करूंगा कर्व के लिए। तो कर्व के लिए फिंगर, ये थंब अंदर के साइड है, थंब किधर के साइड गया, अंदर के साइड। अंदर के साइड की डायरेक्शन किसको बोल दिया मैंने, किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो बराबर है, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसी आती है, साउथ पोल में अंदर आती है। तो मैंने इधर के साइड से देखा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए दिखेंगे। आप जब देखोगे उधर के साइड से आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिखेंगे। अंदर फील्ड लाइन कहां से जाती है, साउथ पोल, बाहर कहां से निकलती है, नॉर्थ पोल। तो ये करंट लूप के पास भी कितने पोल हो गए, करंट लूप के पास भी 2 पोल हो गए, ठीक है। इधर का पोल जो है एंटी क्लॉकवाइज की वजह से नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर से मुझे दिखेगा क्लॉकवाइज, तो इधर से मैं क्या बोल दूंगा, साउथ पोल, ठीक है। तो उसी तरह से अगर एक कॉइल को मैंने अभी ऐसा रख दिया, आपको बता मैं ऐसा रहा हूं, अभी मैंने ऐसा रख दिया जैसे बुक में रखा है। बुक में अगर ऐसा रखा है, ऊपर से मैं देखूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, नीचे से मैं देखूंगा तो मुझे क्लॉकवाइज दिखेगा। तो ऊपर से जो देखेगा इस करंट लूप को, उसको मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए दिखेंगे, ठीक है। और नीचे से जो देखेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए दिखेंगे। तो दोनों एक साथ कैसे दिखा सकते हैं, तो दोनों एक साथ दिखा देंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता देता हूँ इधर, इस तरह से ऊपर वाले। अब यहां से ऊपर जा रही है मतलब यहां से अंदर जा रही है, ठीक है। इस कॉइल के पास कितने पोल्स है, 2 पोल्स है, इस तरह से। बस ये एक ही लाइन होगी क्या, नहीं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या करता है मालूम है, सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, उसकी डायरेक्शन बता देता है। करंट लूप की वजह से जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अंदर जाने वाली होगी या बाहर जाने वाली होगी, वो आपको बता देगी, ठीक है। और बस ये एक ही लाइन होगी क्या, तो नहीं, और भी फील्ड बनेगी, हर जगह पे फील्ड बनती है, सिर्फ यहाँ पे बनेगा ऐसा तो नहीं ना, हर अराउंड बनती है। तो बाकी की फील्ड भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं। और ये राउंड कर सकते हैं, राउंड क्यों कर सकते हैं, अभी मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, लूप बनाती है। तो ये भी लूप बनाएंगे, ये अंदर जा रही है, ये बाहर निकल रही है, ये अंदर, ये बाहर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये इधर अंदर। ये भी लूप बनाएंगे, ऐसा बड़ा बड़ा लूप बनते जाएगा, सारे लूप दिखाने की जरूरत है। उधर अभी इधर के साइड से, इधर से अंदर, इधर से बाहर, इधर से अंदर, इधर से अंदर, इधर से बाहर, ये बाहर, ये बाहर। इस तरह से क्या होता है, ऐसा डायग्राम आपकी बुक में बनाया है जो कि पूरा का पूरा सही है, ठीक है। तो नीचे से जब हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये तो क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो अंदर जाने का दिखा रही है। ऊपर से जब देखेंगे तो हमें लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो ऊपर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर दिखा दिया। तो ये नॉर्थ पोल हो गया कॉइल का, और ये क्या हो गया, सर्कुलर कॉइल का साउथ पोल हो गया। तो ये जो करंट लूप है इसके पास भी कितना पोल होता है, 2 पोल होता है। नॉर्थ पोल की जिससे फील्ड बाहर निकल रही है जहां से, और दूसरा की साउथ पोल जहां से फील्ड अंदर जा रही है, ठीक है। ये जो लाइंस है, ये लाइंस कौन सी लाइंस है, ये लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बस इसी तरह से ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। लेकिन बाद में उन्होंने और इसमें इंक्लूड कर दिया है कि क्या, फॉर्मूला एक, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मान लो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। जो है ये कॉइल है आपका, ठीक है, इसके पास एक्सिस था ऐसा, यहाँ से ऊपर जेड डिस्टेंस P पॉइंट लिया था, यहाँ से लिया था, ये R डिस्टेंस हो गया था,
ये थीटा बोल दिया था, करेक्ट है। इस पी पॉइंट पे देखो बाद में हमको मैग्नेटिक फील्ड ऐसी मिली थी, फिर हमने रिजॉल्व किया था, इसको भी थीटा बोल दिया था। ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाते थे, कॉस थीटा वाले जो कंपोनेंट्स होते थे वो ऐड हो जाते थे। वैसा कर करके हमने पी पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, उसका नाम था म्यू जीरो, उसका फॉर्मूला था 2z² + r²⁵ करेक्ट है। अभी r मतलब क्या, करंट लूप का रेडियस, करंट लूप का रेडियस होता था, ठीक है। इस r को बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इस r को, ये r जो है इधर कौन सा r है, कैपिटल R, कैपिटल R क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। तो अभी इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया हुआ है। मान लो इफ वी कैलकुलेट b एट सेंटर ऑफ लूप, जो लूप का सेंटर है यहाँ पे, ये इतना जेड इतने डिस्टेंस पे नहीं, सेंटर पे ही, सेंटर ये जो जेड डिस्टेंस है वो कहाँ से है, सेंटर से लिया हुआ। लेकिन अगर हमें सेंटर पे ही कैलकुलेट करना है तो सेंटर पे कैलकुलेट करने के लिए जेड कितना बताना पड़ेगा, जेड 0 बताना पड़ेगा। तो एट सेंटर जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, इसमें वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर बी एक्स या बी जेड कुछ भी बोलो, क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई r² 2, ये 0 हो जाएगा, r²⁵3/2, r²⁵3/2। इसको करो, इंडाइसेस का इंडाइसेस है, इंडेक्स का इंडेक्स है, तो इंडेक्स का इंडेक्स जब होता है तब मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 2 कट हो जाएगा, r³ बचेगा। तो नीचे क्या बचा, सिर्फ r इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन 2r, क्या मिल गया, bx। तो इससे हमें क्या पता चलता है, करंट तो कांस्टेंट रहेगा, म्यू 0 ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 नंबर है रेडियस। जब जितनी कॉइल की रेडियस, जितना सर्कुलर लूप का रेडियस कम होगा उतना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा। देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है मान लो 2 एम्पीयर, और इस कॉइल की रेडियस है 5 मीटर, मान लो कितना मीटर, 5 मीटर। उसी सेंटर से कॉन्सेंट्रिक मैंने करंट लूप लिया ऐसा, ठीक है, जिसका रेडियस है मान लो अभी 10 मीटर, करंट उतना ही फ्लो हो रहा है, इसमें से भी 2 एम्पीयर। तो इस सेंटर पे कौन ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये जो छोटी वाली कॉइल है ना वो सेंटर पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और ये जो बड़ी वाली कॉइल है ना वो इस सेंटर पे कम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, क्योंकि बाकी की चीजें सेम है दोनों कॉइल में से। लेकिन ये जो दूसरी कॉइल है उसका रेडियस ज्यादा है, रेडियस नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एक पार्ट है, और यही फॉर्मूला बी एक्सिस जो आया हमारा क्या है, म्यू 0 आई अपॉन 2r। इसी फॉर्मूले को हमने पढ़ा है कब, जब हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ड्यू टू कर्व, जो एक वायर होगी, जो कर्व वायर होगी, उसकी वजह से सेंटर में कितना बनता है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी हमारा इतना ही आया था। लेकिन वो क्या था, पूरा सर्कुलर लूप के लिए देखा था, ठीक है, वो वीडियो भी आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अभी सेंटर पे तो चेक कर लिया, ये फॉर्मूले से भी उतना ही आएगा, वो फॉर्मूले से भी उतना ही आएगा। अभी सेंटर पे हो गया, अभी बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर पे, अभी अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर चले गए हैं, मतलब जेड इतना बढ़ा दिया, ये पॉइंट ऊपर जा जाके यहाँ पे ले लिया कहीं दूर, तो जेड इतना ज्यादा हो गया रहेगा कि उसके सामने आर छोटा लगेगा। तो जेड ज्यादा ले लेंगे हम, उसके सामने आर क्या लगे, छोटा लगे, और हम आर को क्या कर सके, निग्लेक्ट कर सके। मतलब बहुत ज्यादा दूर कितना होगा, तो बी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई, ऊपर का r² रहने देंगे 2, यहाँ पे सिर्फ z² बचेगा ⁵3/2, ठीक है। ऊपर का तो रहेगा, नीचे का इसके साथ में ये वाला ऐड हो रहा है, देखो ये 1000 मीटर है मान लो, मान लेते हैं, और ये 2 मीटर है, तो 1002 लिखने से अच्छा है क्या लिखेंगे, 1000 ही लिखो, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला 2 जो है वो 2 काम करने वाला है, ठीक है, वो काम का है। तो इसमें वापस देखो इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई r² 2z³, ये 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा bz आपका। अब मैं इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ इस फॉर्मूले में, ठीक है, कुछ काम नहीं कर रहे, जब जस्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं। मैं इसमें क्या करता हूँ, bz इज इक्वल टू म्यू 0, नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, इनटू ऊपर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 पाई r² अपॉन z³, करेक्ट है, इज इक्वल टू यहाँ पे करता हूँ bz इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू पाई r²,
क्या हो जाता है, सर्कुलर लूप का एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 2 पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूं ए फॉर एरिया। उसके बाद में आई इधर गया, आई भी है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक, अभी वापस थोड़ा 2-3 दिन पीछे चले जाओ। एक बोला था मैंने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जिसको डिनोट करते हैं एम से। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। और ये जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन के जैसा होगा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के जैसा। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, जिसका एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसी को मैं क्या लिख दूंगा, म्यू 0 कैपिटल एम, ठीक है, 2m, ये 2 है, आई इंटू ए को m लिख दूंगा मैं अपॉन 4 पाई। तो ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें मालूम होती है। ठीक है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर, ये उसका यूनिट है। तो डायरेक्ट म्यू 0 अपॉन 2 पाई, सॉरी म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम डाल सकते हैं, इसलिए मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई किया था। पाई तो लगेगा ही हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे म्यू 0 अपॉन अगर 2 पाई रहता तो मजा नहीं आता। ठीक है, तो 2 से मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया था ताकि म्यू 0 अपॉन क्या है 4 पाई, और वापस यहाँ पे जेड क्यूब, ये जेड क्यूब। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। मान लो n टर्न से ये लूप जो है ये कितना टर्न है, एक ही टर्न है, एक ही बार 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 कॉइल को टर्न करो तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा तो इसको ले लो, वापस इस फॉर्मूले में n को मल्टीप्लाई कर दो, फिर से n की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, m पुट कर देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, करंट उतना बढ़ जाता है जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न से करंट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल करंट बढ़ जाएगा, तो टोटल करंट ये हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन, उसको एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा, तो उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका कंपैरिजन आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले के साथ कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपको आएगा, थोड़ा बहुत आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ठीक है, देखो एनालॉगस क्वांटिटीज कौन सी होती है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक क्वांटिटी है म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ठीक है, उसी तरह से एक क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। यहाँ पे एक होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, बस और कुछ नहीं। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड और ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको ये मिला, उसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिमिलर कंडीशंस के लिए कैसे बना सकते हो, म्यू 0 अपॉन 4 पाई की जगह पे डाल सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, 2m की जगह पे तुम पुट कर सकते हो 2p अपॉन जेड, तो जेड रहेगा, जेड ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन आप इतना समझ के चलो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको ठीक से समझ में आ गया चैप्टर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इतना कुछ नहीं था, वो जो डायरेक्शन तक हमने पढ़ा ना वही था कंसेप्ट, लेकिन आपके बुक में और एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया है, तो हमने भी क्या किया, कर लिया, उसको ले लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए